Hello guys, welcome to the course of operating system series of lecture. Today our topic of discussion is priority process scheduling algorithm. इसके पहले के लेक्चर में हमने बाकी के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखा जैसे एसआरटीएफ, एसजेएफ और उसके पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अभी यहाँ पर हम ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की बात करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या है, उसके कुछ नोट्स हैं, उसके कुछ 3 एग्जांपल्स हम देखेंगे। एक जनरल एग्जांपल प्रीएम्प्टिव का देखेंगे और नॉन प्रीएम्प्टिव का, और उसके बाद में लास्ट में हम उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करने की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग गाइस। इसके पहले के लेक्चर में जैसे हमने देखा था कि एसजेएफ दैट इज शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट इज अ स्पेशल केस ऑफ जनरल प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अभी शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, जिस किसी भी प्रोसेस का शॉर्टेज ऑफ बर्स्ट टाइम है उसको प्रायोरिटी देना है एग्जीक्यूशन के लिए, उसको अलाउ करना है एग्जीक्यूशन के लिए। मतलब क्या कि ये की प्रायोरिटी हो गई, लेकिन वो एक अनकंडीशनल हम बोल सकते हैं प्रायोरिटी थी। लेकिन यहाँ पर बट इन दिस स्कीम ईच प्रोसेस इज असाइंड विद द प्रायोरिटी एंड द सीपीयू इज अलोकेटेड टू द प्रोसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। लेकिन इस प्रायोरिटी एल्गोरिथम में हर कोई प्रोसेस को एक प्रायोरिटी असाइन की जाएंगी और वो प्रायोरिटी के हिसाब से वो प्रोसेस कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होती जाएंगी। अभी इसका मीनिंग या इसका कहीं ना कहीं यूज कहाँ पे है गाइस? तो मान के चलिए कि हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास लैपटॉप या सिस्टम जो भी कोई है, सिस्टम में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी प्रोसेस चलती है, बैकग्राउंड में फोरग्राउंड में प्रोसेस चलती है, कुछ सिस्टम की प्रोसेस है, कुछ यूजर की प्रोसेस है। उसमें से एक आधा अगर हम पूछते हैं कि अगर सिस्टम अगर मान के चले कि हीट हो रहा है, तो सिस्टम अगर हीट हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली हमारे पास अगर उसको कूल करने के मैकेनिज्म अगर है, सिस्टम कूलिंग मैकेनिज्म, तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होनी चाहिए। जैसे हमारे पास कार में या कोई दूसरे यहाँ पर अगर डिवाइस फैन के डिवाइसेस होते हैं, वो ऑटोमेटिकली अगर कुछ अप टू थ्रेशोल्ड की तरफ से पहुंच गए तो कहीं ना कहीं वो फैन कूलिंग स्टार्ट हो जाता है। तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पर सिस्टम में बोल पाएंगे। यहाँ पर इक्वल प्रायोरिटी अगर आती है, कोई भी प्रोसेस को अगर इक्वल प्रायोरिटी अगर आती है, तो ये कंडीशन में कहीं ना कहीं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से उसको टाई को ब्रेक किया जाएगा। ये कंडीशन हमारे पास हर एक एल्गोरिथम में अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रायोरिटी आर इंप्लीमेंटेड यूजिंग इंटीजर वैल्यू विद इन अ फिक्स रेंज। मतलब एक फिक्स रेंज है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे कुछ रेंज तक हम उसको दिखा पाएंगे और एक इंटीजर वैल्यू होंगी। ये कहीं ना कहीं नेगेटिव वगैरह नहीं रहेंगी। ओके, यहाँ पर ये इंटीजर वैल्यू है। ये तो उसके बाद अगर पॉइंट करते हैं तो प्रायोरिटी कैन बी आइदर प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। मतलब ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, ये प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव दोनों केसेस में अवेलेबल है। हम उसके एग्जांपल भी देखने वाले हैं। और ये प्रायोरिटी जो हम असाइन करने वाले हैं इस प्रोसेस को, ये इंटरनली और एक्सटर्नली असाइन कर सकते हैं। अभी इंटरनली और एक्सटर्नली असाइन कैसे करेंगे? तो इंटरनली कौन करने वाला है? तो इंटरनल प्रायोरिटी इज असाइन्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम by using the criteria like let's say average burst time, system resources use and other factors are available to the kernel। मतलब ये कर्नल और ऑपरेटिंग सिस्टम आपस में डिसाइड करके इंटरनल प्रायोरिटी असाइन कर सकते हैं कि किस प्रोसेस को प्रायोरिटी हाई करना है, किसकी लो करना है। उसके बाद अगर एक्सटर्नल की बात करते हैं तो एक्सटर्नल प्रायोरिटी कैन बी असाइन्ड बाय द यूजर बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोसेस। मतलब क्या कि कोई प्रोसेस अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा करना, कोई प्रोसेस अगर इंपॉर्टेंट नहीं तो उसकी प्रायोरिटी कम करना, तो ये यूजर के हाथ में अवेलेबल है। ये इसकी प्रायोरिटी अवेलेबल इंटरनली और एक्सटर्नली ऐसे अवेलेबल होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कैन सफर फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन। मान के चलिए कि अगर बहुत सारे प्रोसेस की प्रायोरिटी हम हाई कर रहे हैं, मतलब वीआईपी पर्सन आते जा रहे आते जा रहे आते जा रहे, हमारे जैसे कॉमन लोगों का कहीं ना कहीं नंबर नहीं लगेगा, तो यहाँ पर स्टारवेशन प्रॉब्लम हो सकता है। भी लो प्रायोरिटी की प्रोसेस उसको चांस नहीं मिल सकता है और उसको वेट करना पड़ेगा लॉन्गर टाइम के लिए। तो ये कंडीशन को या ये सिचुएशन को हटाने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट का नाम है गाइज अब एजिंग। अभी एजिंग में क्या हो रहा है? टू अवॉइड द स्टारवेशन बाय इंक्रीजिंग द प्रायोरिटी। मतलब क्या होता है कि प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस इज गोइंग टू बी इंक्रीज gradually one after another so that lower priority process become the higher priority one and it will get the chance to get executed। यहाँ पर एजिंग का कंसेप्ट है जो इसमें प्रायोरिटी को इंक्रीज किया जाता है, बूस्टअप किया जाता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर गाइज कि एक हाई नंबर ऑफ प्रोसेस, मतलब यहाँ क्वेश्चन आता है कि प्रायोरिटी हाई किसकी है, ये हम मानेंगे कैसे? नंबर हमने बोल दिया कि इंटीजर होना जरूरी है, ओके। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि हाई प्रायोरिटी, हाई नंबर कैन बी हाई वैल्यू, हाई प्रायोरिटी, और हाई नंबर कैन बी लो वैल्यू, और लो नंबर कैन बी हाई वैल्यू, और लो नंबर कैन बी लो वैल्यू। ये भी हो सकता है। इट्स डिपेंड अपॉन व्हाट द सिस्टम टू सिस्टम, यूजर टू यूजर। ये अलग अलग आर्किटेक्चर के ऊपर अलग अलग चीजें हो सकती है। तो ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि बड़ा नंबर है मतलब उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई, छोटा नंबर उसका मतलब प्रायोरिटी छोटी हो गई, ऐसा कुछ नहीं। हम दोनों केस कंसिडर करेंगे एंड दिस प्रायोरिटी कैन बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द मेमोरी usage, time, there is resource requirement. Every internal parameters are going to be considered over here. So this slide specifically be focused. We have focused upon the theoretical portion of the priority scheduling, guys. So let's take up the general example. कि जनरल एग्जांपल में हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एग्जांपल हम लेते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का।
जो कि नॉन प्रीएम्प्टिव होगा, जनरल एग्जांपल, जिसमें स्मॉल नंबर जो है उसको हम हाई प्रायोरिटी करके यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो जो कोई भी न्यूमेरिकल आपको आएगा वहां पे पूछा जाएगा, बताया जाएगा कि आपको कौन सी प्रायोरिटी, हाई नंबर इज हाई प्रायोरिटी और लो नंबर इज लो प्रायोरिटी, ये कहीं ना कहीं बताया जाएगा। तो यहाँ पर हम स्मॉल नंबर हैज अ हाई प्रायोरिटी कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर देखो हम केस कंसिडर करते हैं। केस कंसिडर करते करते क्या करेंगे, प्रोसेस हमारे पास है, 4 प्रोसेस है, उसका बस टाइम अवेलेबल है और उसकी प्रायोरिटी अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर देखो अराइवल टाइम नहीं है, ओनली सिर्फ प्रायोरिटी का कॉलम है, तो प्रायोरिटी के कॉलम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जबकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब क्या है कि एक प्रोसेस को अगर प्रोसेसर मिल गया तो उसको जब तक एग्जीक्यूट नहीं होती तब तक उसको वॉलंटरी, तब तक उसको दूसरे प्रोसेस के ऊपर स्विच नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे स्मॉल नंबर हैज हाई प्रायोरिटी। यहाँ से देखेंगे ये 4 प्रोसेस में से सबसे स्मॉल नंबर किसका है, तो हमें पता चला है कि P2 का है। तो P2 का सबसे स्मॉल नंबर है, मतलब क्या कि हाई प्रायोरिटी है, क्योंकि हमने कंसीडर किया हुआ है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पहले चांस मिलेगा। तो 0 पे टाइमर स्टार्ट कर रहे हैं हम, यहाँ पे चार्ट बना रहे गैंट चार्ट, और 0 से लेकर जिसका बस्ट टाइम है 3, तो 0 से लेकर 3 तक इसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। ये प्रोसेस बाहर निकल जाएंगी, ये P2 का एग्जीक्यूशन पूरा हो चुका है। उसके बाद कौन कौन बची है, P1 P3 P4। ओके, तो P1 P3 P4 में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, तो लोअर नंबर की तरफ जाना पड़ेगा, P1 की है गाइस। तो P1 का वैल्यू P है प्रायोरिटी 2, नंबर 2 है तो उसकी प्रायोरिटी हाई है, तो उसको हम P1 को पकड़ेंगे। P1 का बस टाइम कितना है 10, तो 10 मिलीसेकंड तक काम चलेगा, मतलब 3 + 10 13 तक ये काम चलेगा P1 का। तो P1 भी प्रोसेस यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद कौन सी बची है, P3 और P4। इसमें से किसकी प्रायोरिटी हाई है गाइस, तो P4 की हाई है। तो P4 को हम अलाउ करेंगे एग्जीक्यूशन, जिसका बस टाइम है 2, तो 13 + 2 15 तक ये चलेंगी। और ये भी प्रोसेस जब निकल जाएंगे तो बस्ती कौन सी है, तो P3। तो P3 को हम अलाउ करेंगे जिसके बस टाइम है 6, तो 15 से लेकर 6 तक चलाएंगे तो 21 तक ये कहीं ना कहीं प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ये कहीं ना कहीं जनरल फंडामेंटल है गाइड। आई होप कि आपको ये जनरल एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा कि किस बेसिस के ऊपर हम प्रोसेस को पिकअप कर रहे हैं फॉर द एग्जीक्यूशन। अभी हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड एग्जांपल लेते हैं जो नॉन प्रीएम्प्टिव का, जिसमें अराइवल टाइम भी होगा, जिसमें सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, जैसे कंप्लीशन टाइम हो गया, टर्न अराउंड टाइम हो गया, वेटिंग टाइम हो गया, उसका एवरेज निकालना है, ये सारी चीज हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल गाइस, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का नॉन प्रीएम्प्टिव के लिए, जहां पर हम हाई नंबर विल बी द हाई प्रायोरिटी कंसिडर करते हैं। यहाँ पर 5 प्रोसेस है, ये 5 प्रोसेस को कैसे वर्कआउट करना है हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले देखो, ये 5 प्रोसेस P1 से लेकर P5 तक हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें अराइवल टाइम एक दिया हुआ है, बस टाइम भी दिया हुआ है, प्रायोरिटी भी दी है। तो जहां कहीं भी प्रायोरिटी प्लस अराइवल टाइम है, या कोई भी एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, तो अराइवल टाइम को सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज टाइम 0 के ऊपर से टाइमर जब स्टार्ट हो रहा है तब कोई प्रोसेस कंसिडरेशन में है, ये हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये नॉन प्रिएटिव एल्गोरिदम है, मतलब क्या कि हम एक बार प्रोसेस को मिल गई सीपीयू के पास, तो सीपीयू पूरी उसको एग्जीक्यूट करेंगे और वो स्विच नहीं होगा, ये हमें करना है। तो टाइमर 0 के ऊपर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी इंस्टेड ऑफ चेकिंग फर्स्ट प्रायोरिटी विल चेक फर्स्ट अराइवल, बिकॉज एट टाइम 0 कोई तो प्रोसेस आनी चाहिए। तो प्रोसेस आई है P1, जिसकी प्रायोरिटी है 2, जो कि हाई नंबर है, मतलब क्या कि प्रायोरिटी लो है। जैसे हाई नंबर इज हाई प्रायोरिटी हमने बोला, तो हाई प्रायोरिटी किसकी है, 4 और 5 की है। लेकिन 4 और 5 प्रोसेस अब तक तो सिस्टम में आई नहीं है, तो सिस्टम में अगर आई नहीं तो सीपीयू आइडल बैठा रहेगा। तब तक हम क्या करेंगे, सीपीयू के मल्टी प्रोग्रामिंग में यहाँ पर सीपीयू के पास कोई तो भी टास्क अलाउ करेंगे। तो 0 टाइमर में P0 को हम अलाउ कर रहे हैं फॉर द एग्जीक्यूशन। जैसे कि जबकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, मतलब अराइवल टाइम 0 है और उसका बस टाइम 3 है, तो 0 से लेकर 3 तक ये प्रोसेस चलेंगी, मतलब P1 का एग्जीक्यूशन पूरा हो जाएगा, ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। और जब 3 मिलीसेकंड टाइम हुआ तो 3 मिलीसेकंड में और कोई प्रोसेस आई है, तो जी हाँ, P2 भी आई है, P3 भी आई है और P4 भी आई है। अभी हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसको सिलेक्ट किया जाए, क्योंकि ये 3 प्रोसेस है, तो इनमें से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है गाइस, तो P4 की प्रायोरिटी ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास है हाई नंबर इज हाई प्रायोरिटी। तो हम क्या करेंगे, P4 को सिलेक्ट करेंगे फॉर द एग्जीक्यूशन। तो P4 का बस टाइम कितना है 4, तो 3 से लेकर 4 तक चलेंगे, मतलब 7 मिलीसेकंड तक ये P4 चलेंगी। तो P4 भी यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। मिलीसेकंड कितना टाइम हुआ है 7, तब तक P5 भी आ चुकी है। अभी हमारे पास है P5, P3 और P2। यहाँ पे P2 है, P3 है और P5 है, 3 प्रोसेस है अभी। इसमें से इसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, तो P5 की है, जो कि 5 नंबर है। तो P5 को हम अलाउ करेंगे। तो 7 से लेकर यहाँ पर 2 तक, मतलब 9 तक ये प्रोसेस चलेंगी। ये प्रोसेस जब चलेंगी तब ये बाहर निकल जाएंगे, ये भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो चुका है। अभी बची कौन सी है, P2 और P3। P2 और P3 में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है गाइस, तो ऑब्वियसली P3 की ज्यादा है। तो P3 को हम पिकअप करेंगे रेडी क्यू में से, और P3 का बस टाइम कितना है 1, तो 9 से लेकर 1 तक, मतलब 10 तक ये चलेंगी। यहाँ तक P3 भी निकल जाएगा।
तो P3 का भी एग्जीक्यूशन हो चुका है। अभी बची कौन सी है, P2। सो P2 का बस टाइम कितना है गाइज, 3 मिली सेकंड। सो 10 से लेकर 3 तक चलेंगे, मतलब 13 मिली सेकंड तक ये सारे के सारे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो जाएगा। इन दिस फैशन हम कहीं ना कहीं ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हम वर्कआउट कर रहे हैं। अब इसके रिलेटेड टर्म्स कैलकुलेट कर लेते गाइज। आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन और चार्ट बनाना समझा होगा। यहाँ पर क्या है, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम, ये हमें निकालना है और उसका एवरेज भी निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंप्लीशन टाइम और एग्जिट टाइम, ये दोनों एक ही है। तो इस साइड से हम देखते हैं जनरल, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है तो कोई टेंशन नहीं है, हमें एक ही बार प्रोसेस एग्जीक्यूट करने को मिलेंगी, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोसेस वन का कंप्लीशन कब हुआ। तो प्रोसेस वन 3 मिली सेकंड में निकला, यहाँ पे प्रोसेस वन निकला है, ये कंप्लीशन है, यहाँ पर हमने 3 डाल दिया। प्रोसेस टू कब बाहर निकली, प्रोसेस टू 13 सबसे लास्ट निकली, तो 13 मिली सेकंड उसको वेट करना पड़ा। उसके बाद प्रोसेस थ्री 10, यहाँ पे ये 10 है। प्रोसेस फोर कब निकली का है, 7, ये 7 है और 9, और ये सभी को ऐड करने के बाद डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस 5 अगर करते तो 42 डिवाइड बाय 5, 8.5 विल बी द एवरेज कंप्लीशन टाइम ऑफ एवरी प्रोसेस। तो हमारे पास अभी कंप्लीशन टाइम वर्कआउट हो गया। अभी जैसे ही कंप्लीशन टाइम वर्कआउट होता है तो हमें निकालना है टर्न अराउंड टाइम, जिसमें कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो ये टाइम माइनस अराइवल टाइम हमें करना है, जिससे हमें क्या निकलेगा, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलता है, अभी कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 3, उसके बाद 13 माइनस 1 12, उसके बाद 10 माइनस 2 8, उसके बाद 7 माइनस 3 4, उसके बाद 9 माइनस 4 5। ये सभी कहीं ना कहीं टर्न अराउंड टाइम निकल गए, और इन सभी को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, उसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो कि 32 डिवाइड बाई 5 6.4 हमें कहीं ना कहीं मिल रहा है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम मिल रहा है। अभी बात आती है वेटिंग टाइम की गाइस, मतलब सिस्टम में प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा, तो उसके लिए फॉर्मूला है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो ये टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम, 3 माइनस 3 0, प्रोसेस 1 को 0 वेट करना पड़ा, इमीडिएटली नंबर लगा। उसके बाद ये 12 माइनस 3 9, प्रोसेस 2 को 9 तक वेट करना पड़ा। ओके, क्योंकि वो अराइवल टाइम में 1 है, अराइवल टाइम 1 में आई है, देखो यहाँ पर 3 को नंबर लगा है, 10 तक वो उसको वेट करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे पास वर्कआउट हो गया। सो 12 माइनस थ्री इज वॉट 9, 9 तक उसको वेट करना पड़ा। उसके बाद वेटिंग टाइम फॉर द P3 क्या होगा, 8 माइनस 1 7, उसके बाद दिस 4 माइनस 4, दिस 4 माइनस 4, दिस विल बी 0। इसका भी P4 को भी 0 वेट करना पड़ा, क्योंकि P4 आई है 3 मिली सेकंड में, और P4 का 3 मिली सेकंड में उसको कहीं ना कहीं नंबर लगा है, इसको भी 0 वेटिंग करना पड़ा। और P5 के लिए 5 माइनस 2 3, यहाँ पर इसका टोटल अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं 19 डिवाइडेड बाई 5, तो 3.8 कहीं ना कहीं एवरेज वेटिंग टाइम हमारे पास आएगा। तो ये हमने वर्कआउट किया है नॉन प्रिएम्प्टिव वर्कआउट करने के लिए बहुत ईजी है गाइज। जो प्रोसेस एक्चुअली मिल गई है प्रोसेसर को, ये जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक कोई भी टेंशन नहीं है। लेकिन उसका अभी कॉम्प्लेक्स वर्जन है जो प्रीएम्प्टिव, इसको प्रॉपरली देखना। अभी यहाँ पर भी हमने हाई नंबर विल बी हाई प्रायोरिटी कंसिडर किया हुआ है, और हमने सेम एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसका हमें कैलकुलेशन करने हैं। अभी देखो कैसे करना है, हमारे पास अराइवल टाइम भी है, प्रायोरिटी भी है। टाइम T0 में हमें सबसे पहले अराइवल टाइम देखना पड़ेगा, प्रायोरिटी बाद में है, सबसे पहले अराइवल टाइम है। अगर प्रायोरिटी अराइवल टाइम नहीं है तो प्रायोरिटी सबसे पहले है, यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो टाइम 0 में, टाइम इंटरवल जब 0 हो रहा था, तब प्रोसेस कौन सी आई, P1। तो प्रोसेस P1 का बस टाइम कितना है, 3, जबकि ये प्रीएम्प्टिव है। और अगर दूसरी प्रोसेस हाई प्रायोरिटी की आती है तो हमें इस प्रोसेस को पॉज करना पड़ेगा और कंटेक्स्ट स्विच करना पड़ेगा दूसरी प्रोसेस के ऊपर। तो जैसे ही टाइमर 0 से लेकर 1 तक गया, तो 1 मिली सेकंड में कोई प्रोसेस आई है क्या, जी हाँ, प्रोसेस 2 आई है। उसकी प्रायोरिटी कितनी है, 3, मतलब क्या कि पहले से ज्यादा है। तो प्रोसेस 1 को पॉज करके हम कंटेक्स्ट स्विच करेंगे प्रोसेस 2 के ऊपर, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ओके, इसके कंपेरेटिव में ये उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 1 तक, मतलब ये 3 में से 1 का हिस्सा में, मतलब 2 बाकी है, इसको वहीं पे छोड़ के हम प्रोसेस 2 के ऊपर चले जाएंगे, और 1 से लेकर 2 तक इसको रन करेंगे। टाइमर हो चुका है 2 मिली सेकंड, तब तक तो P3 भी आ चुकी है, उसका प्रायोरिटी ज्यादा है। तो प्रायोरिटी ज्यादा है तो इसको पॉज करके हम इसको लेना पड़ेगा। तो P3 को भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो P2 से हम स्विच कर रहे हैं P3 की तरफ, इसको भी मिली सेकंड 1 तक करेंगे, मतलब इसका भी 2 हिस्सा बचा है। जबकि P3 का कितना है बस टाइम, ओनली 1, तो P3 तो यहाँ से निकल ही जाएंगी। तो P3 का एग्जीक्यूशन पूरा हो ही जाएगा, जिसकी प्रायोरिटी थी हाई नंबर इज हाई प्रायोरिटी, मतलब 4 नंबर पे हुई थी। तो इसको भी हम यहाँ पे, इसका एग्जीक्यूशन हो चुका है। उसके बाद मिली सेकंड हुआ है 3,
और 3 मिलीसेकंड में हमारे पास दूसरी प्रोसेस आई है, कौन सी है, P4 भी आई हुई है। तो P4 भी है, P2 भी है, P1 भी है। इसमें से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है गाइस, तो P4 की है। तो P4 को अलाउ करेंगे फॉर एग्जीक्यूशन। तो 3 मिलीसेकंड सर, सेकंड से लेकर बस टाइम उसका 4 है। यहाँ पर देखो 3 से लेकर 4 तक जाएंगे सबसे पहले देखने के लिए। 4 में ये भी प्रोसेस आ चुकी है, 4 में अगर P5 भी आ चुकी है तो उसकी भी प्रायोरिटी हाई है, मतलब हाई यहाँ पे प्रायोरिटी इक्वल है। तो इक्वल प्रायोरिटी है तो हम क्या बोला था कि हमने बोला था कि कहीं ना कहीं इक्वल प्रायोरिटी है तो उसका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो P4 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं 3 से लेकर उसके बस टाइम 4 तक, मतलब 7 तक ये पूरी हो जाएंगी। तो जैसे ही मिलीसेकंड 7 समय हुआ तो क्या है, तो उसमें पूरे के पूरे प्रोसेस आ चुकी है। तो पूरे के पूरे प्रोसेस आ चुकी है, तो उस समय पे P4 का एग्जीक्यूशन हो चुका है। तो 7 मिलीसेकंड के बाद भी प्रोसेस बचती कौन सी है, तो बचती है P2 P1 और P4, P2 P1 दोनों प्रोसेस है, और P5 है। ओके, तो P5 है, P2 है और P1 है। इसमें से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है गाइस, तो यहाँ पर नंबर देखो, बहुत बड़ा नंबर है, 5 नंबर, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो P5 को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो P5 का बस टाइम कितना है, 2। तो 2 मिलीसेकंड तक चलाएंगे, मतलब 7 + 2 9 तक ये चलेंगी। 9 समय हो चुका है, पूरी प्रोसेस आ चुकी है। तो अराइवल टाइम अभी निकल गया। अभी प्रोसेस कौन सी बची है, P1 और P2। तो P1 और P2 में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो बट ऑब्वियस P2 की ज्यादा है, क्योंकि इसका नंबर बड़ा है। तो हम इसको पकड़ेंगे, P2 को एग्जीक्यूट करेंगे 2 मिलीसेकंड तक, क्योंकि 1 मिलीसेकंड पहले हो चुका था। ये भी 9 से लेकर 2 मतलब 11 तक चलेगा। और उसके बाद बची कौन सी प्रोसेस है, P1, दैट इज व्हाट द लास्ट वन। और इसका भी कितना बस टाइम बचा है गाइस, 2 मिलीसेकंड, क्योंकि 1 मिलीसेकंड पहले हो चुका था। तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो 13 मिलीसेकंड तक ये सारे के सारे प्रोसेस यहाँ से निकल जाएंगी। देखो यहाँ पर ये चार्ट और उसके पहले वाला चार्ट डिफर्ड है। यहाँ पर गैंट चार्ट जो टाइम चार्ट है, इसका प्रीएम्प्टिव का अलग बनेगा और नॉन प्रीएम्प्टिव का अलग बनेगा, बिकॉज दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। क्योंकि हमें प्रीएम्प्टिव में अराइवल टाइम के हिसाब से उसकी प्रायोरिटी भी कंपेयर करनी पड़ेगी। सिस्टम में आई है एक समय पे आई है तो टाई हुआ है तो फर्स्ट कम फर्स्ट, नहीं आई है तो पहले अलाउ करो जो पहले आई है, और उसके बाद प्रायोरिटी चेक करो। अगर दोनों की दोनों आ चुकी है तो सबसे पहले प्रायोरिटी चेक करो। ये हमारे पास की फंडा यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसी को ले चलते हुए हमने गैंट चार्ट तो बना दिया। अभी हमें डायरेक्ट कैलकुलेशन करने हैं। कौन से कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। फॉर्मूला इज सेम। कंप्लीशन टाइम मतलब क्या, P1 कब बाहर निकला, तो दिस साइड से देखना है। P1 कब बाहर निकला, 13 को, तो 13 यहाँ पे पुटअप कर देंगे। P2 कब बाहर निकला, P2 निकला 11 को, यहाँ पे 11 डाल दिए। P3 कब निकला है, P3 निकला है 3 में, यहाँ पर डाल दिए। P2 कब निकला है, 7 में निकला है। उसके बाद P5 कब निकला है, तो गाइस P5 निकला है 9 में। ये हो गया इंडिविजुअल कंप्लीशन टाइम। इनको ऐड करते हुए हमने क्या किया, 43 डिवाइड बाई 5, 8.6 इसका ये कंप्लीशन टाइम, एवरेज कंप्लीशन टाइम निकल जाएगा। उसके बाद हमने निकालना है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सिंपल माइनस करना है, तो 13 माइनस 0, 13। P1 को 13 तक वेट करना पड़ा, देखो 13 तक वेट करना पड़ा। ओके, क्योंकि पहले उसका भी एक हिस्सा लगा था, उसके बाद भी उसको हिस्सा लगा। टर्न इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए 13 मिलीसेकंड तक उसको कहीं ना कहीं उसका पूरा समय लगा। उसके बाद 11 टाइम, 11 माइनस 1 10, फिर 3 माइनस 2 1, फिर 3 7 माइनस 3 4, 9 माइनस 5 5। ये हो गया इंडिविजुअल टर्न अराउंड टाइम। सभी को इतना इतना पूरा समय लगा, जो कि टर्न अराउंड टाइम मतलब क्या है कि टोटल टाइम है। और जब वेटिंग टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, ये सारे पकड़ के हुए ये टाइम निकाला हुआ है। और इनको ऐड करने के बाद 33 डिवाइड बाई 5 करके 6.6 हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम आया है। और हमारे पास अभी लास्ट बचा है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, सिंपल सा फॉर्मूला। तो टर्न अराउंड टाइम कितना हुआ है, P1 का 13 माइनस 3 10, 10 समय तक वेट करना पड़ा। यहाँ पे देखो 11 तक ये, और यहाँ पर एक, मतलब 11 माइनस यहाँ पर 1, तो 10 तक उसको वेट करना पड़ा। उसके बाद दिस 10 माइनस दिस 3, 10 माइनस 3 7, उसके बाद 1 माइनस 1 0, उसके बाद 4 माइनस 4 0, उसके बाद 4 5 माइनस 2 3। इतना इंडिविजुअल वेटिंग करना पड़ा हर एक प्रोसेस को। P3 की बात करते, P3 कब आई है, 2 मिलीसेकंड में। 2 मिलीसेकंड में आई, जैसी आई वैसे नंबर लगा, मतलब उसको भी 0 करना पड़ा। इसको भी ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा, मतलब इसका भी पॉइंट 0 ही आया। P4 की बात करते, P4 कब आई है, 3 मिलीसेकंड में। क्या उसको वेट करना पड़ा, बिल्कुल नहीं, जब आई वैसे ही उसका नंबर लग गया, तो उसका भी वेटिंग टाइम 0 हो गया। तो मल्टीपल प्रोसेस का वेटिंग टाइम 0 हो सकता है, क्योंकि यह प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है, मुझे अराइवल टाइम के हिसाब से वो आ रही है। तो ये हो गया गाइस प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अभी लास्ट स्लाइड में उसके हम
एडवांटेज देख लेते गाइस। एडवांटेजेस ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में क्या है नॉन प्रायोरिटी के? हायर प्रायोरिटी प्रोसेस लाइक अ सिस्टम प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। तो जिन प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होंगे, और ये एडवांटेजेस है। बट उसके डिसएडवांटेजेस है नॉन प्रायोरिटी में कैसा होगा? इट कैन लीड टू द स्टारवेशन इफ ओनली हायर प्रोसेस प्रायोरिटी प्रोसेस कम्स इनटू द रेडी क्यू। मतलब रेडी क्यू में अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी की प्रोसेस अगर आती गई तो कहीं ना कहीं लो प्रायोरिटी प्रोसेस को नंबर नहीं लगेगा, जबकि ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक हो सकता है और होता ही है जनरली। इफ द प्रायोरिटी ऑफ द of more two processes are the same, priority of more two processes are the same, then we have to use some other scheduling algorithm like a first come first serve। ये algorithm हमने यूज करके देखा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये हमने प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बारे में सारी जानकारी लिए गाइस। इसके बाद के लेक्चर में हम कहीं ना कहीं राउंड रॉबिन के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि आपको समझाऊंगा ऐसा मैं गेस कर रहा था।